बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। पिछला एक आध हफ्ता पाकिस्तान के लिए बहुत ही ज़बरदस्त रहा। कुछ ऐसी हैपनिंग्स हुई हैं जो पाकिस्तान के मुस्तकबिल के एतबार से बहुत ही शानदार हैं, लेकिन बदकिस्मती से सिक्योरिटी से जुड़े कुछ ऐसे वाक़यात, मामलात या सानियात हुए कि पूरी कौम की नज़रें उस तरफ हो गई और ये अच्छी खबरें लाइमलाइट में नहीं आ सकें। पाकिस्तान का मुस्तकबिल इन्हीं खबरों से जुड़ा हुआ है और ये आपके जानने के लिए है। मैं कोशिश करूंगा कि आज के ब्रेकडाउन में कुछ चीज़ें आज और कुछ कल आपके साथ शेयर कर सकूं। मैं उनका ब्रेकडाउन मुख्तसर सा आपके सामने रख देता हूं। ये ऐसी डेवलपमेंट्स हैं जिनका अंदाज़ा आप सिर्फ इस बात से लगा लीजिए कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब अक्सर अपने खिताब में या बातचीत करते हुए कहते हैं कि मुझे रात को ये सोचकर नींद नहीं आती। तो जो सोचकर वज़ीर आज़म साहब को नींद नहीं आती थी उसमें उन्होंने कामयाबी हासिल कर लिया उसको टर्न अराउंड करने में। क्या है इसकी तफसील आपको बताऊंगा। पाकिस्तान गैर मुल्की सरमायाकारों के चुंगल से निकलने के बहुत ही करीब है। कुछ मुआहदे हतमी शक्ल में चले गए हैं। सिविल और अस्करी क़यादत मिलकर पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं ये तफसील आपके सामने रखूंगा। इसके अलावा वज़ीर आज़म इमरान खान का एक और ज़बरदस्त और गेम चेंजर मंसूबा, पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला हुआ है, इसको किस तरह से आगे बढ़ाना है। तानिया दुरूस के बाद अब किसकी एंट्री हुई है ये तफसील आपके सामने रखूंगा। बहुत ज़बरदस्त किस्म के रिकॉर्ड्स बन रहे हैं, ख़ासतौर पर एक्सपोर्ट्स का 7 साला रिकॉर्ड टूट गया। तरसीलात ज़र 6 माह की बुलंद तरीन सतह पर है। 14.2 अरब डॉलर्स गैर मुल्की पाकिस्तानियों ने तरसीलात ज़र की मद में भेज दिए हैं। 6 माह की मुद्दत में टैक्स का रिकॉर्ड कायम हुआ है। जो हाईएस्ट टैक्स हम अचीव कर सकते थे वो रिकॉर्ड बना है। इन सारी खबरों के ऊपर मैं आपको अपडेट करूंगा, लेकिन आज 2 अहम मौज़ूआत के ऊपर हम बात करेंगे। एक तो पावर सेक्टर के हवाले से सबसे अहम पेशरफ्त है, लेकिन उसकी तफसील में जाने से पहले एक और अच्छी खबर मैं आपको बता दूं। पाकिस्तान में टैक्स की रिकॉर्ड कलेक्शन हुई है। क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान का जितना भी खर्चा है वो कितने हज़ार अरब रुपए है? हम तकरीबन 4000 अरब रुपए सालाना टैक्स इकट्ठा करते हैं और उसी में हम अपने मुल्क के अखराजात चलाते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान जब इक़्तिदार में आए तो उन्होंने ये दावा किया कि मैं 5000 अरब रुपए टैक्स इस कौम से इकट्ठा करके दिखाऊंगा, लेकिन जब वो इक़्तिदार में आए और सिस्टम को समझा तो उन्हें अंदाज़ा हुआ कि 4000 अरब रुपए टैक्स इकट्ठा करना भी मुश्किल है। उसकी वजह यह है कि 22 करोड़ की आवाम है और टैक्स देने वाले सिर्फ 3000 लोग हैं। 3000 लोग इस मुल्क का 70% टैक्स देते हैं, बाकी आवाम टैक्स नहीं देती। तो जब टैक्स आएगा नहीं तो मुल्क बढ़ेगा कैसे, तरक्याती काम किस तरह से होंगे, उनके लिए फंड्स कहाँ से आएगा। आप अंदाज़ा लगाइए कि आधा टैक्स हम 4000 अरब रुपया इकट्ठा करते हैं तो उसमें से 2000 अरब रुपया तो सिर्फ कर्ज़ों की किस्तों की अदायगी में चला जाता है। तो 2000 अरब रुपए से क्या ये मुल्क चल सकता है? आप बाकी मुल्कों का जीडीपी देखें, उनका कितना टैक्स है और कितना वो तरक्याती कामों के ऊपर खर्च करते हैं। हम सिर्फ 2000 अरब रुपए से ये मुल्क चला रहे हैं और चलता फिर भी नहीं है और फिर हमें कर्जा लेना पड़ता है और फिर उनकी टर्म्स और कंडीशन आपके सामने ही हैं। तो वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत जो इजलास हुआ उसमें बताया गया कि 6 माह में हमने 2205 अरब रुपए का टैक्स इकट्ठा कर लिया है। यानी अगर 6 माह के एतबार से देखा जाए तो ये 2000 अरब होना चाहिए था, लेकिन हम 2205 अरब रुपए का टैक्स इकट्ठा कर चुके हैं, जो कि टारगेट के एतबार से ज़्यादा है और ये खुशाइंद बात है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी इस सिलसिले में कुछ इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि जितना टैक्स हम इकट्ठा करते हैं उसमें से आधा इस मुल्क का जो कर्जा है उसकी किस्तों की अदायगी में जाता है। 22 करोड़ लोगों में से 3000 लोग 70% टैक्स देते हैं। मर मर के जो सारा टैक्स इकट्ठा करते हैं आधा वो टैक्स चला जाता है इनके लिए हुए कर्जों की किस्तों के ऊपर। मैं ये बात बता दूं कि आपको ये बात या भाषण देने से पहले मैं खुद टैक्स फाइलर हूं और टैक्स देता हूं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को। ये आज से नहीं 2017 से टैक्स पेयर हूं, लेकिन ये सिलसिला ये दायराकार बढ़ाया जाना चाहिए। बाकी लोगों को भी टैक्स नेट में शामिल होना चाहिए। बढ़ते हैं उस खबर की तरफ जिस पर वज़ीर आज़म इमरान खान खुश भी हैं और कौम से जल्द खिताब का इरादा भी रखते हैं। सिर्फ वज़ीर आज़म इमरान खान ही नहीं, अस्करी क़यादत ने भी बहुत कोशिश की और मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ कुछ ऑफिशियल सोर्सेज की जानिब से बताया गया कि इस मामले को जब से हुकूमत बनी है तब से टेकअप किया गया और अब जाकर कामयाबियाँ मिलने लगी हैं। कुछ मुआहदे ऐसे होने लगे हैं जिसके नतीजे में कहा जा सकता है कि पाकिस्तानी अवाम को मुस्तकबिल में कुछ रिलीफ ज़रूर मिलेगा।
آپ نے کبھی اپنا بل اگر دیکھا ہے، بلکہ دیکھتے ہی ہوں گے، جتنا زیادہ بل آتا ہے تو میٹر تو بندے کا گھومتا ہی ہوگا. اگر آپ اس کا تقابلی جائزہ لیں کہ پچھلے سال سے لے کے اب تک آپ کی بجلی کے بل میں کتنا اضافہ ہوا ہے، تو آپ جان پائیں گے کہ ہوش ربا بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا. یہ اس لیے نہیں کہ وزیر اعظم عمران خان کو احساس نہیں ہے یا پھر حکومت اپنے خزانے کو بھرنے کے لیے لوگوں کی جیبوں سے یہ پیسہ نکلوانا چاہتی ہے. اس مسئلے کی اصل وجہ IPPs ہے، یعنی انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز ہیں، جن کے ساتھ سابقہ دور حکومت میں مہنگے معاہدے کیے گئے، ایسی ٹرمز اور کنڈیشن پر معاہدے ہوئے جو پاکستان کے لیے یا پاکستانی خزانے کے لیے کسی بھی طرح سے فیوریبل نہیں تھے. اور ان معاہدوں کے نتیجوں میں اب نارمل پروفٹنگ حاصل کی ہے ان IPPs نے. وہ کمپنیاں جو ملکی اور غیر ملکی ہیں، بڑے سرمایہ کاروں کی یہ کمپنیاں ہیں جو پاکستان میں بجلی کی پیداوار کرتی ہیں. ان کمپنیوں نے پاکستانی عوام سے اتنا پیسہ نکلوایا ہے جتنا کسی اور محکمے میں یا وزارت میں یا کسی اور ڈپارٹمنٹ سے نہیں نکلوایا جا سکا. بجلی کی قیمتیں ہر آنے والے دن کے ساتھ اگر آپ دیکھیں تو 2 روپے یونٹ میں اضافہ، 36 پیسے اضافہ، 50 پیسے اضافہ. اتنا اضافہ کیوں ہو رہا ہے؟ وہ اس لیے کہ سرکولر ڈیٹ ہر آنے والے مہینے کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے. جب پچھلی حکومتوں نے یہ معاہدے کیے اس وقت پاکستان میں بجلی کے پیداواری یونٹس اتنے نہیں تھے. جب بجلی کے بحران کا سامنا کرنا پڑا تو اس وقت پاکستان کے جو مقامی پیداواری صلاحیت تھی اس کی طرف توجہ جانی چاہیے تھی، لیکن نہیں گئی، اور شارٹ ٹرم سلوشن ڈھونڈتے ہوئے IPPs کو لایا گیا. یہ انڈیپینڈنٹ پرائیویٹ پاور پروڈیوسرز ہیں جو پاکستان میں اپنے یونٹس لگا کر بجلی کی پیداوار کرتے ہیں اور حکومت کو یہ بجلی مہنگے داموں میں فروخت کرتے ہیں. اب حکومت آگے عوام کو جب یہ بجلی ٹرانسفر کرتی ہے جو کہ مہنگی ہے، تو پھر عوام کی جیبوں سے تو پیسہ نکلنا ہی ہے. تو بجائے اس کے کہ ہم اپنے وسائل کے اوپر توجہ دیتے، ان IPPs کو لا کر یہاں پر بٹھایا گیا اور وہ تب سے لے کے اب تک عوام کی جیبوں سے پیسہ نکال رہے ہیں. تو وزیر اعظم عمران خان نے جب حکومت سنبھالی تو یہ جب معاہدے ان کے سامنے آئے کہ سابقہ حکومتوں نے IPPs کے ساتھ کیا معاہدے کر رکھے ہیں، وہ کسی بھی طرح سے پاکستان کی فیور میں نہیں تھے. پھر ڈالر کا جو ایکسچینج ریٹ تھا وہ اتنا زیادہ بڑھ چکا تھا کہ اگر انہی معاہدوں کے تحت اب ادائیگیاں کی جائیں تو وہ پاکستانی خزانہ تو خالی ہو جائے. یہ ڈسکس ہو رہا ہے، اس کے اوپر تو میں قوم سے بات کروں گا. جو بجلی کا ایشو ہے، بجلی کا ایشو کیا ہے؟ ہم نے کانٹریکٹس وہ سائن کیے ہیں جس میں مہنگی ہماری جو بجلی ہے وہ سارے برے صغیر میں سب سے مہنگی بجلی ہے، اور جو ہم جس قیمت پہ بیچ رہے ہیں لوگوں کو بجلی، اس میں اور جس میں بنا رہے ہیں تقریباً 3 روپے کا فرق ہے. اب اگر ہم بجلی کی قیمت نہیں بڑھاتے تو قرضے بڑھ رہے ہیں، جو سرکولر ڈیٹ جسے کہتے ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہے. ہم ادھر پھنسے ہوئے ہیں. ہم اور بھی کافی چیزیں کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ قیمتیں نہ بڑھیں اور لوگوں کے اوپر بوجھ نہ پڑے، لیکن مشکل یہ پڑی ہوئی ہے کہ ہم یہ کیسے کریں کہ کانٹریکٹس جو سائن کیے ہوئے ہیں، جو بجلی اس پہ بنائی جا رہی ہے، ہم یعنی اگر ہم قیمت نہیں بڑھاتے تو کیا کریں؟ وہ قرضے بڑھ رہے ہیں اور قرضے اتنے بڑھ چکے ہیں کہ وہ ایک ملک کے اوپر ایک پورا بوجھ بن گیا ہے. تو اس کے اوپر جس طرح میں نے کہا بڑی ہماری اپروچز ہیں، ہم ڈفرینٹ چیزیں کر رہے ہیں. IPPs کے ساتھ ہم نے پوری نیگوسیشنز کی ہوئی ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان میں انکوائری کرائی گئی پاور سیکٹر کے حوالے سے، اس کی ایک رپورٹ پرائم منسٹر کو پیش کی گئی اور اس رپورٹ کے اوپر پھر کارروائی نہیں ہو سکی. وہ اس لیے نہیں ہو سکی کہ اس میں غیر ملکی کمپنیوں کے پاور پلانٹس آتے ہیں، اور چونکہ ماضی کی حکومتوں نے ان کے ساتھ معاہدے کر رکھے ہیں، پاکستان باؤنڈ ہے ان معاہدوں پر عمل درآمد کا، اس لیے ان کے خلاف کسی قسم کی کارروائی نہیں ہو سکتی. اب پاکستان کے پاس 2 طریقے تھے، یا تو چپ چاپ وہ مہنگی ادائیگیاں ان پاور پلانٹس کو کرتا رہے اور عوام کی جیبوں سے پیسہ نکالتے رہے، یا پھر ان کو دوبارہ نیگوشیٹ کرتے، ان کو ٹیبل پر بٹھاتے اور ان سے مذاکرات کرتے اور یہ بتایا جاتا، یہ باور کرایا جاتا ان کو کہ پاکستان کسی صورت اتنی مہنگی ادائیگیاں نہیں کر سکتا، چونکہ یہ معاہدے کی صورت میں سب کچھ ہو چکا ہے. اس لیے اگر وہ کمپنیاں پاکستانی حکومت کے ساتھ مذاکرات نہ بھی کریں تو حکومت پاکستان ان کے خلاف کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں کر سکتی، کیونکہ جیسے ہی حکومت پاکستان کارروائی کرے گی تو پھر وہ کمپنیاں عالمی عدالت سے رجوع کریں گی اور اس کے نتیجے میں پاکستان کو بھاری جرمانے کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے. تو اس صورت میں ایک ہی آپشن تھا کہ ان کمپنیوں کو
बिठाया जाए, राज़ी किया जाए कि आप अपने मुआहिदों पर नज़रसानी करें और जो महंगी टर्म्स एंड कंडीशन पर साबिका हुकूमतों ने आपके साथ मुआहिदे किए हैं उन पर नज़रसानी की जाए। तो इस सिलसिले में सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब अकेले नहीं बल्कि अस्करी क़यादत ने भी उनका साथ दिया और बैक एंड पे रहते हुए आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने ख़ुद इस मामले को देखा है। मेरी इतलात के मुताबिक उन्होंने ख़ुद इस मामले को ना सिर्फ हैंडल किया बल्कि बहुत सारी निगोशिएशंस प्रोसेस जो हैं उनके ऊपर भी नज़र रखी और किसी तरह कोशिश की कि ये मामला पाकिस्तान की फेवर में आ जाए। और अब अच्छी खबर यह है कि हुकूमत पाकिस्तान और इन IPPs कंपनियों के दरमियान जो निगोशिएशंस हो रही थी उसके नतीजे में अब मामलात तय हो गए हैं, मुआहिदे होना शुरू हो गए हैं, नज़रसानी जो है वो हो चुकी है। उन कंपनियों ने आमादगी जाहिर कर दी है कि वो हुकूमत पाकिस्तान के साथ पहले की बजाय कम टैरिफ पर या कम कीमत पर नज़रसानी शुदा मुआहिदों को हतमी शक्ल देंगे, यानी ये सारे मुआहिदे असर नो होंगे। और कुछ एक इतलात ऐसी हैं कि ये मुआहिदे हो चुके हैं लेकिन चूँकि हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से ऑफिशियल कन्फर्मेशन नहीं आ रही, इन मुआहिदों की बाज़ाब्ता मंजूरी वफाकी काबीना देगी। और अच्छी खबर यह है कि इन मुआहिदों का बराह रास्त असर मुल्की ख़जाने पर भी पड़ेगा, स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर भी पड़ेगा और आपका जो गर्दिशी कर्जा है जो सांप बन के इस ख़जाने पर बैठा है उसके ऊपर भी पड़ेगा। और मुस्तकबिल में आपके बिजली के बिल में उतनी तेज़ी से इजाफा नहीं होगा जितनी तेज़ी से इन दिनों में हो रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो दुआ कीजिए कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो सोच रहे हैं वो उसमें कामयाब हो जाएं। अगर मुआहिदे की रूह से देखा जाए तो पावर प्लांट्स कंपनियां ना चाहती तो हुकूमत पाकिस्तान उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकती थी क्योंकि ये मुआहिदा हो चुका है। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इसके लिए मुसलसल कोशिशें की हैं, निगोशिएशन की है, बैकडोर डिप्लोमेसी की है, उन कंपनियों के साथ राब्ते किए हैं और ये 2.5 साल की मेहनत का नतीजा है कि अब इन कंपनियों के साथ हुकूमत के मुआहिदे हो गए हैं और कई कंपनियों ने रजामंदी का इजहार करते हुए नज़रसानी मुआहिदे के ऊपर दस्तखत कर दिए हैं। खबरें और भी बहुत सी हैं, आने वाले दिनों में मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। अब तक के लिए इतना ही, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।